नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने छिंदक नामक वंश के बारे में कुछ ओवरव्यू देखे थे और उसके प्रमुख शासकों का क्रम याद किया था। साथ में कुछ प्रमुख शासकों के बारे में भी देखा था। आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं और इस वंश के सबसे ज़्यादा ही प्रतापी या प्रमुख या पावरफुल शासक बोला जाए उसके बारे में हम देखते हैं। वो कौन था? तो सोमेश्वर देव प्रथम। इसके बारे में सर्वाधिक ज्ञात है इस राजवंश में। सोमेश्वर देव प्रथम, ठीक, इसने 1069 से 1111 ईस्वी तक शासन किया था। 1069 से 1111 ईस्वी तक शासन किया था। संघर्ष किसके साथ हुआ? तो जगदेव भूषण धारावर्ष के पुत्र सोमेश्वर देव प्रथम मधुरांतक देव को परास्त कर सत्ता का पर काबिज हुआ। लेकिन पहले से था क्या? नहीं। हमने देखा था जब मधुरांतक देव था तो इसने सर्वप्रथम उत्तराधिकार के युद्ध में सोमेश्वर देव को हरा देता है और उस समय बोला जाता है कि ये कम आयु का रहता है, इसलिए हार जाता है। फिर कुछ समय पश्चात ये वापस उठ खड़ा होता है सोमेश्वर देव प्रथम और आक्रमण करता है अपनी सत्ता को, अपना जो पीढ़ी से चला हुआ आ रहा सत्ता जो था उसको पाने के लिए आक्रमण करता है और उसमें सफलता हासिल करता है। इस प्रकार सोमेश्वर देव प्रथम शासन करने लग जाता है। कहाँ? जो बस्तर क्षेत्र है वहाँ, ठीक है। छिंदक नागवंशियों का शासक बनता है। तो 1069 से 1111 ईस्वी तक इसने शासन किया। किसको हराकर? तो मधुरांतक देव प्रथम मधुरांतक देव को हराया। पहले हारा था खुद, बाद में इसको हरा के वापस अपनी सत्ता हासिल कर लेता, ठीक है। फिर उपाधि देखते हैं तो इसकी उपाधि क्या थी? तो महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, ये सब की उपाधि धारण करते हैं। कौन? सोमेश्वर देव प्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। भोगवित्तीपुरेश्वर तो इसके सभी शासक की उपाधि थी। परम भट्टारक भी देखने को मिलता है और परमेश्वर भी। परम भट्टारक और परमेश्वर इन सब की उपाधि धारण करता है। कौन? सोमेश्वर प्रथम। फिर इसके सिक्के, इसने स्वर्ण सिक्के चलाए। बिलासपुर से इसके स्वर्ण सिक्के प्राप्त होते हैं। जानकारी कहाँ से मिली? तो कुरुशपाल अभिलेख से। जब मैंने स्रोत के बारे में आपको पढ़ाया था यहाँ पर पहली क्लास में, स्रोत के बारे में जब पढ़ाया था प्रमुख शासकों के कहाँ कहाँ से स्रोत है, तो कुरुशपाल को मैंने याद कराया था। पुरुष, सोमेश्वर पुरुष का नाम है तो कुरुशपाल, पुरुष से कुरुशपाल करके, तो ये इसके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? कुरुशपाल अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। ये आपको याद रखना है। सोमेश्वर प्रथम के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? तो कुरुशपाल अभिलेख से। यह जानकारी का सर्वप्रमुख स्रोत है। इस वंश के बारे में या इस शासक के बारे में बोला जाए तो जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है। फिर सोमेश्वर देव द्वारा मधुरांतक देव के वध का उल्लेख भी इसी अभिलेख में मिलता है। इस अभिलेख से इसके साम्राज्य विस्तार एवं विजय यात्राओं का विवरण मिलता है। इस अभिलेख से इसके साम्राज्य विस्तार एवं विजय यात्राओं का वर्णन मिलता है। फिर नागरी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो ये जो कुरुशपाल अभिलेख है कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में। और कैसी लिपि? तो नागरी लिपि में लिखी गई है, ठीक है। यह तिथि विहीन शिलालेख है। तिथि विहीन मतलब इसमें किसी भी तिथि का उल्लेख नहीं मिलता है, तो ये एक तिथि विहीन शिलालेख है। इसके शासनकाल को बस्तर का स्वर्णकाल कहा जाता था। अब बस्तर का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता था? तो सोमेश्वर देव प्रथम के। छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल किसे कहा जाता था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने उसके बारे में बताया हुआ है, उस शासक के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है, तो हमें बताइएगा उस शासक का नाम और उस राजवंश का नाम, ठीक। और यहाँ पर बस्तर, केवल बस्तर क्षेत्र का स्वर्णकाल बोला जाए तो सोमेश्वर देव प्रथम आएगा। तो ये था कुरुशपाल अभिलेख और सोमेश्वर देव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब इसके विजय अभियान के बारे में देखते हैं, जिसमें कुरुशपाल अभिलेख में वर्णन मिलता है। तो क्या कहते हैं? तो उड्र विजय मतलब ओडिशा में सोमवंशी शासक उद्योत केसरी महाभवगुप्त चतुर्थ को पराजित किया। उद्योत केसरी महाभवगुप्त चतुर्थ को पराजित किया। जैसे कि मैंने बताया कि राजेंद्र प्रथम आया रहता है, इंद्रदत्त को हराता है। उसी के आगे और क्रम में जब शासक आते रहते हैं तो एक शासक रहता है उद्योत केसरी,
मैंने बड़े ही अच्छे ट्रिक के माध्यम से जो कलिंग के सोमवंश है उसके शासकों का याद कराया था। उसी में एक शासक उद्योत कृषि यात्रा, जिसे कौन हराता है? आपका सोमवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम। ठीक, तो एक वो विजय हो गया। फिर वेंगी विजय के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें वेंगी नरेश वीरचोड़ को परास्त किया। किसको? वीरचोड़ को परास्त किया। अब गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र रहता था वो वेंगी कहलाता था। वेंगी गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का प्रदेश। ठीक, फिर लेमड़ा विजय के बारे में, लेमड़ा जो लवण क्षेत्र है, लवण अभी आपके बलौदा बाजार क्षेत्र में मिलता है, उसके विजय के बारे में है, तो लेमड़ा लवण ये हो जाएगा। लांजी जो कि आपकी एमपी क्षेत्र में है, तो बालाघाट क्षेत्र में इसके बारे में जानकारी मिलती है। वज्र विजय जो कि बैरागढ़ महाराष्ट्र क्षेत्र में वज्र विजय। भद्रपत्तन विजय, भद्रपत्तन मतलब भांडक नगर से जानकारी मिलती है। और रतनपुर शासक पृथ्वीदेव प्रथम को भी पराजित किया था। रतनपुर के जो शासक रहते पृथ्वीदेव प्रथम को भी पराजित किया था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब पृथ्वीदेव प्रथम का एक बेटा रहता है, आगे चल के आएगा जाजल्य देव। पिछले क्लास में इसमें हमने कंप्लीट करा दिया कलचुरी राजवंश, अगर आपने नहीं देखा तो आप उन्हें जरूर देखिएगा, वहाँ पर इसके बारे में हमने डिटेल में बढ़ाया हुआ है और इस सोमेश्वर देव के पराजय के बारे में भी विस्तृत बताया हुआ है। ठीक है, तो इस पृथ्वीदेव को हराता है, तो इसका एक बेटा रहता है कौन? जाजल्य देव प्रथम। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के पुत्र जाजल्य देव ने अपने पिता का बदला लेगा नहीं, तो इस क्षेत्र पर आक्रमण करता है और सोमेश्वर देव प्रथम को पराजित कर देता है। जिस प्रकार सोमेश्वर देव प्रथम ने पृथ्वीदेव प्रथम को पराजित किया था, उस प्रकार इसके बेटे ने सोमेश्वर देव को पराजित कर लेता है। और पराजित ही नहीं करता, बल्कि इसके मंत्रियों और रानियों समेत इसे बंदी बना लेता है, संपूर्ण परिवार को और मंत्रियों को बंदी बना लेता है। तो बाद में इसकी जो एक माता रहती है सोमेश्वर देव की एक माता रहती है, एक माता मतलब माता को मैं बता रहा हूँ, माता रहती है गुंड महादेवी। ये जाती है किसके पास? जाजल्य देव प्रथम के दरबार में, और वहाँ जाकर अनुरोध करने लगती है कि आप मेरे बेटे को छोड़ दीजिए करके। तो इनके अनुरोध पर आकर जाजल्य देव इसे छोड़ देता है। ठीक, ये हमने कलचुरी राजवंश में भी इसके बारे में देखा है। तो ये था आपके सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में कि इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? कुरूसवाला अभिलेख से। उपाधियाँ महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर है। विजय अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। इसकी लिपि कौन सी थी? कुरूसवाला अभिलेख की तो नागरी लिपि थी और संस्कृत भाषा थी। तिथिविहीन शिलालेख बोला जाता है इसे। ठीक है, और इस राजवंश के बारे में सर्वप्रथम जानकारी यहीं से प्राप्त होती है, और इसने मधुरांतक देव को हराकर अपना राज्य प्राप्त किया था, इसकी भी जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक, स्वर्ण सिक्के चलाए थे जो बिलासपुर से प्राप्त होते हैं, और इसकी जानकारी कुरूसवाला अभिलेख से भी प्राप्त होती है। पराजय भी हमने देख लिया। अब निर्माण कार्य देखते हैं कि इसमें कौन कौन से निर्माण कार्य कराए थे। तो इसने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था और बत्तीसा मंदिर का निर्माण कराया था। बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये बत्तीसा मंदिर। अगर कोई बस्तर क्षेत्र घूमने गया हो तो उसने जरूर देखा होगा। तो निर्माण कार्य देखते हैं विष्णु मंदिर और बत्तीसा मंदिर। विष्णु मंदिर का निर्माण नारायणपाल में किया गया था। तो नारायण किसका नाम है? विष्णु जी का नाम है। जब मैंने स्थापत्य कला कलचुरी वाले में पढ़ा था, जो मध्यकालीन का स्थापत्य पूरा बत्था उसमें दिया हुआ था, तो उसमें भी हमने देखा था नारायणपाल में विष्णु मंदिर करके। तो नारायणपाल विष्णु मंदिर बस्तर क्षेत्र में है। इसे किसने बनाया? तो सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। इस वजह से उनकी भक्ति को देखकर सोमेश्वर देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया। क्या बताया मैंने? जो सोमेश्वर देव की माता थी गुंड महादेवी, वो भगवान विष्णु की बहुत ही बड़ी भक्त थी। तो उनकी अनन्य भक्ति को देखकर सोमेश्वर देव ने नारायणपाल में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। किसके लिए? तो अब उनकी माता भक्ति थी, तो उनकी माता के लिए कराया। ठीक, अब बत्तीसा मंदिर के बारे में देखते हैं। तो बत्तीसा मंदिर जो है बारसूर क्षेत्र में बसे बत्तीसा, बसे बारसूर, दंतेवाड़ा क्षेत्र में। बत्तीसा किसके रहते हैं? दांत का रहता है, तो दंतेवाड़ा क्षेत्र आ गया। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण सोमेश्वर प्रथम ने अपनी रानी गुंड महादेवी के लिए करवाया था। अब देखिए, माता के लिए एक मंदिर का निर्माण कराया तो पत्नी रुष्ट ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए, नाराज ना हो जाए, इसलिए इसने क्या किया? अपनी पत्नी के लिए भी, क्योंकि इनकी पत्नी शैव धर्म को मानने वाली थी, तो उनके लिए शिव जी की भक्ति करती थी, इसलिए अपनी पत्नी के लिए इसने बत्तीसा मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, जो कि बारसूर दंतेवाड़ा क्षेत्र में है। अब यह भगवान शिव का जुड़वा मंदिर है। कैसा मंदिर है? तो जुड़वा मंदिर है। ठीक है, जिसमें 2 गर्भगृह में 2 शिवलिंग स्थापित हैं जो 32 खंभों पर टिका हुआ है। अब ये जो मंदिर है ना, उसमें 2 गर्भगृह हैं और वहाँ 2 शिवलिंग स्थापित है, इसलिए इसे जुड़वा शिवलिंग मंदिर भी बोला जाता है, शिव जी का जुड़वा मंदिर भी बोला जाता है। और ये ना मंदिर जो है 32 खंभों पर टिका हुआ है। ऐसे बहुत सारे ना 32 खंभे हैं इस मंदिर के चारों ओर, और इसी पर ये मंदिर टिका हुआ है।
तो इसलिए इसे 32 खंभा मंदिर भी बोला जाता है। क्या 32 खंभों वाला मंदिर, इसलिए 32वां मंदिर इसका नाम पड़ गया। ठीक, लिखा भी गया, इस कारण इसे 32वां मंदिर कहा जाता है। तो ये निर्माण कार्य थे सोमेश्वर देव के, एक अपनी माता के लिए विष्णु मंदिर और अपनी पत्नी के लिए 32वां मंदिर जो कि शिव मंदिर है, ये निर्माण कराता है। ठीक, दोनों याद रखना। नारायणपाल बस्तर क्षेत्र में विष्णु मंदिर, बारसूर दंतेवाड़ा क्षेत्र में 32वां मंदिर। ठीक, तो ये था सोमेश्वर देव के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है। आप इस वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा 2 से 3 बार, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब इसके आगे के शासक देखते हैं। अभी तक हमने नृधाम शोके, तो नृपति भूषण, धारावर्ष और मधुरांतक देव के बारे में देखा था। फिर उससे आगे सोमेश्वर देव देख लिया। अब शोके से क आता था, तो कन्हर देव के बारे में देखते हैं। कन्हर देव प्रथम, इस कन्हर देव की जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसका एक नारायणपाल अभिलेख मिलता है, नारायणपाल जो कि, और बारसूर भी है, बारसूर जो अभिलेख है वहाँ से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। कन्हर देव प्रथम के बारे में नारायणपाल देखा मैंने आपको यहाँ पर जब रिलेट कराया था, जो विभिन्न स्रोत, तो यहाँ कन्हर देव का बारसूर शिलालेख मैंने आपको बताया था अभिलेख। ठीक, और उसके साथ में नारायणपाल अभिलेख भी बोला जा रहा है, तो नारायणपाल भी आपको याद रखना है। तो नारायणपाल अभिलेख कन्हर देव से संबंधित है, जिसमें सोमेश्वर प्रथम की मृत्यु के बाद यह विशाल साम्राज्य कन्हर देव को विरासत में मिल जाता है। आक्रमण, कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगपाल देव ने 1145 ईस्वी में चक्रकोट पर आक्रमण कर कन्हर देव को पराजित कर दिया था। अभी हमने देखा था पृथ्वीदेव प्रथम को सोमेश्वर देव ने हराया, उसका पुत्र आता जाजाली देव, उसने सोमेश्वर देव को हरा दिया। फिर इसी के क्रम में जब कन्हर देव आएगा, तो जाजाली देव का बेटा रत्नदेव द्वितीय, उसका बेटा पृथ्वीदेव द्वितीय जो आएगा, पृथ्वीदेव द्वितीय, उसी के कालक्रम में आगे कलचुरी शासक के, तो उसका जो सामंत रहता है जगपाल देव या जगतपाल देव, उसने 1145 ईस्वी में चक्रकोट पर आक्रमण किया था। कहाँ? चक्रकोट पर, और वहाँ जो शासक था कौन? कन्हर देव प्रथम, तो इसे पराजित कर देता है। ठीक, रिलेट हुआ। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय आता है और उसका जो सामंत रहता है जगतपाल देव या जगपाल देव, उसने 1145 ईस्वी में कन्हर देव को हरा देता है। ठीक है, इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो कुरुशपाल व राजपुर अभिलेख से इसके बारे में जानकारी, जैसे बोल सकते हैं कन्हर देव प्रथम के बारे में, तो कुरुशपाल और राजपुर अभिलेख से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, फिर इसके आगे निधाम शोके जगजरा से, तो जयसिंह देव के बारे में देखते हैं। प्रमुख शासक में जयसिंह देव प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। इनका स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है, तो सोनारपाल और केशरपाल। तो मैंने स्रोत बताए थे, तो मैं बताया था कि जिसके पास सोना होता है उसकी जय होती है, जिसके पास सोना होता है मतलब पैसा होता है उसकी जय होती है। तो वहाँ से हमने याद किया था क्या, सोनारपाल शिलालेख। और जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही तो केसर ले पाएगा, केसर तो बहुत महंगा है, तो केसर कौन ले पाएगा? जिसके पास ज़्यादा पैसा है। तो सोनारपाल और केसरपाल अभिलेख किसके बारे में जानकारी देती है, तो जयसिंह देव प्रथम के बारे में। फिर राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय, तो इसके शासनकाल में बारसूर के अधिकतर मंदिरों का निर्माण हुआ। बारसूर शिलालेख गंग महादेवी में इन्हें राजभूषण सोमेश्वर कहा गया। क्या? राजभूषण सोमेश्वर। किसे? राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय को राजभूषण सोमेश्वर कहा गया। किसमें? बारसूर शिलालेख में। ठीक, जो कि गंग महादेवी का है, गंग महादेवी का बारसूर शिलालेख है। फिर आगे देखेंगे नरसिंह देव के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मैंने बताया था नरसिंह भगवान कैसे स्तंभ को तोड़कर निकले थे। तो स्तंभ लेख कहाँ का? दंतेवाड़ा का, क्योंकि नरसिंह भगवान के दांत ऐसे निकले रहते हैं, वो शेर का रूप है। तो दंतेवाड़ा स्तंभ लेख से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और जतनपाल शिलालेख, जतन, अब पौराणिक कथा आपको याद होगा, तो स्तंभ फाड़ के निकलते हैं, हिरण्यकश्यप को मारते हैं और उसके बाद उनके जो पुत्र रहते हैं ध्रुव, उनका जतन करते हैं। तो वहाँ से जतनपाल शिलालेख आपको रिलेट हो जाएगा। दंतेवाड़ा स्तंभ लेख वहाँ से प्रकट होते हैं और ध्रुव का जतन करते हैं, तो वहाँ से जतनपाल शिलालेख। ठीक, फिर भैरवगढ़ शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि नरसिंह देव माणिक्य देवी का भक्त था, माणिक्य देवी का भक्त था। जैसे आगे हमने मधुरांतक में देखा था माणिकेश्वरी देवी, दंतेश्वरी देवी को ही बोला जाता है, उसी प्रकार इस नरसिंह देव जो था वो भी माणिक्य देवी का ही भक्त था, माणिक्य देवी का भक्त था। ठीक, तो ये नरसिंह देव के बारे में हो गया। कन्हर देव द्वितीय, इसका भी हमने देखा था कि बारसूर शिलालेख अभिलेख इसके बारे में प्राप्त होता है। और जो प्रथम है कन्हर, उसके बारे में कन्हर देव प्रथम, उसके बारे में नारायणपाल शिलालेख से अभिलेख से प्राप्त होते हैं। ठीक, कन्हर देव द्वितीय इसने दंतेवाड़ा को अपनी राजधानी बनाई थी। किसे? दंतेवाड़ा को। तो 3 राजधानियाँ देख लिया हमने। पहले हमने देखा बारसूर क्षेत्र, फिर हमने देखा राजपुर जगदलपुर क्षेत्र को बोला जाता था, और अभी हम फिर से देख रहे हैं क्या, दंतेवाड़ा को अपनी राजधानी बनाया था। अभी मैं आपको विजुअल कराता हूँ।
राजधानी क्या क्या थी? तो धारावर्ष की बारसूर थी राजधानी। ठीक, फिर आगे हमने देखा था मधुरांतक, तो मधुरांतक की राजधानी क्या थी? राजपुर जगदलपुर। फिर उसी क्रम में हम आगे जाते हैं तो कन्हर देवद्विती इनकी राजधानी क्या हो जाती है? दंतेवाड़ा। ठीक, तो ये याद हो गया। फिर अंतिम शासक इसमें रहता है हरिश्चंद्र देव इस वंश का अंतिम शासक रहता है। कौन? हरिश्चंद्र देव। इस राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला अंतिम लेख टेमरा में प्राप्त हुआ था। कहाँ से? टेमरा से प्राप्त हुआ था। इस राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला टेमरा में प्राप्त हुआ था। तो टेमरा और सती अभिलेख है ये। पहला कौन था? तो कुरुशपाल अभिलेख था, जिससे इसके बारे में जानकारी मिलती थी। तो दोनों याद रखना है। पहला अभिलेख जिससे इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है तो कुरुशपाल, और अंतिम तो टेमरा। ठीक है, यहाँ से प्राप्त लेख सती स्मारक लेख है, इसमें राजा हरिश्चंद्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, हरिश्चंद्र को 1324 ईस्वी में काकतीय शासक अन्नम देव ने संघर्ष करना पड़ा था और पराजय का मुख भी देखना पड़ा था। इस तरह बस्तर क्षेत्र में छिंदक नागवंश का अंत होकर एक नवीनतम वंश काकतीय वंश का उद्भव हुआ। ठीक, अब क्यों होता है ये भी मैं बताता हूँ। तो जो ना ये हरिश्चंद्र है, इनकी एक पुत्री रहती है, कौन? चमेली देवी। अब इस चमेली देवी पर किसका दिल आ जाता है? अन्नम देव का दिल आ जाता है। तो वो बोलता है कि मुझसे शादी कर लो। अब ये चमेली देवी बोलती है कि मैं तुझसे कौन शादी करेगी, तो इससे हर्ट हो जाता है अपना भाई कौन? अन्नम देव। अब ये हर्ट हो जाता है तो ये क्या चुप बैठेगा? शासक है भैया, क्यों चुप बैठेगा? तो ये हरिश्चंद्र पर आक्रमण कर देता है। ठीक, और हरिश्चंद्र पर आक्रमण तो करता है, तो उससे चमेली देवी चुप नहीं रहती। वो क्या करती कि तुमने आक्रमण किया तो हम इसका जवाब देंगे करके ये भी युद्ध में जुट जाती है। और युद्ध करते करते ये लोग दोनों हार जाते हैं। कौन? हरिश्चंद्र देव और चमेली देवी। परंतु ये समर्पण नहीं करते हैं और इससे विवाह प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर देती है और उसे अपना विवाह संबंधी स्थापित नहीं करती है। ठीक, तो वही बताया गया कि हरिश्चंद्र को तो हरा ही देता है और वह उसको हराकर बस्तर क्षेत्र में काकतीय वंश की नींव डालता है। और उसकी पुत्री चमेली देवी जो थी वो भी इसके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है और उसे कड़ा मुकाबला करती है, जो कि चक्रकोट के गाथा के रूप में जीवित है। जो अभी भी क्या है? चक्रकोट की गाथा के रूप में जीवित है। ठीक है, कौन? चमेली देवी और उसका साहस। तो चमेली देवी और अन्नम देव का जो कहानी वो अभी भी चक्रकोट की गाथा के रूप में गाया जाता है, बखान किया जाता है उसका अभी भी। तो ये आपको याद रखना है। तो हरिश्चंद्र देव के अंतिम शासक था, उसको हरा देता अन्नम देव, कारण मैंने बता दिया। हराने के बाद वहाँ काकतीय वंश की नींव रखता है। तो इसके आगे हम काकतीय वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था आपका छिंदक नागवंश, बस्तर का सबसे प्रमुख शासक जिसका सोमेश्वर देव है, इसको आपको याद रखना है। इस सब के बारे में हमने देख लिया। ठीक, इसी के आगे स्थापत्य कुछ निर्माण करता है, मैं बता देता हूँ। अभी पढ़ें तो सब याद ही होगा। जैसे चंद्रादित्य और चंद्रादित्य मंदिर जो है, तो धारावर्ष का सेनापति या महामंडलेश्वर चंद्रादित्य ने निर्माण कराया था। चंद्रादित्य सरोवर भी इसी ने निर्माण कराया था। बत्तीसा मंदिर जो कि भगवान शिव का जुड़वा मंदिर है, किसने बनाया? तो गंगा महादेवी के लिए किसने? सोमेश्वर देव की पत्नी इसने बनवाया था। विशाल गणेश प्रतिमा बाणासुर नामक राजा ने करवाया था। विशाल गणेश प्रतिमा का निर्माण बाणासुर नामक राजा ने, ये बारसूर में ही है। नारायणपुर बस्तर का विष्णु मंदिर जो है सोमेश्वर देव प्रथम ने अपनी माता के लिए करवाया था। फिर जो मामा भांजा मंदिर है उसका निर्माण छिंदक वंशी शासक है, नागवंशी शासक। ये मामा भांजा मंदिर ना बारसूर में स्थित है, जो कि गणेश और शिवनाथ की प्रतिमा है, नरसिंहनाथ की, माफ कीजिए, गणेश और नरसिंहनाथ की ही वहाँ पर प्रतिमा है। कहाँ? मामा भांजा मंदिर में। तो ये आपको याद रखना है। छिंदक नागवंशी शासक कौन है इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। ठीक, ढोलकल गणेश प्रतिमा जो कि दंतेवाड़ा में है, इसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं मिलती। बस बोला जाता है कि जो छिंदक नागवंशी शासक है उन्होंने ही इसका निर्माण कराया। ठीक, तो दो था कौन? चंद्रादित्य के नाम से, तो चंद्रादित्य ने कराया था, जो कि धारावर्ष का सेनापति था। बत्तीसा मंदिर और नारायणपाल का विष्णु मंदिर सोमेश्वर देव प्रथम के द्वारा कराया गया था। विशाल गणेश प्रतिमा ये बाणासुर नामक राजा ने कराया था। और मामा भांजा मंदिर साथ में ढोलकल गणेश प्रतिमा है, दोनों छिंदक वंशी शासक ने कराया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जाता है कि मामा भांजा मंदिर में कौन से दो मूर्तियां हैं? तो गणेश और नरसिंहनाथ की। ठीक, तो ये था स्थापत्य और निर्माणकर्ता। विशेष देख लेते हैं कि ये रतनपुर कलचरियों के प्रतिद्वंदी थे। किनके? तो सेम समय में थे ना, इसलिए तो सोमेश्वर देव ने पृथ्वीदेव प्रथम को हराया था। फिर पृथ्वीदेव प्रथम का पुत्र जाजल्य देव ने सोमेश्वर देव को हराया था। फिर आगे पृथ्वीदेव द्वितीय जो था उसका सेनापति या सामंत ने कन्हर देव को हराया था, देखा था हमने ये कालक्रम में।
तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों प्रतिद्वंदी थी। अब सेम समय में कोई दो राजवंश शासन करेंगे तो उनके बीच तो टसल होगा ही, तो प्रतिद्वंदी थे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नारायणपाल शिलालेख सोमेश्वर देव प्रथम की माता गुंड महादेवी से संबंधित है। नारायणपाल शिलालेख सोमेश्वर देव प्रथम की माता गुंड महादेवी से संबंधित है। उसके अलावा हमने कन्हार देव भी देखा था, कन्हार देव प्रथम के समय में भी इस नारायणपाल अभिलेख से जानकारी मिलती है। ठीक, तो ये हमने देख लिया। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो काकतीय वंश है बस्तर के, उसे देखना चालू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हरिश्चंद्र की मृत्यु के बाद से काकतीय वंश की नींव डल जाती है। ठीक, यहाँ पर तेलुगु के चोड़ वंश दिया गया है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी दिया है, तो एक बार आप रीड कर लीजिएगा। रीड करते मैं भी चलता हूँ। तेलुगु के चोड़ वंश शासन क्षेत्र उड़ीसा के स्वर्णपुर, सोनपुर एवं बस्तर के कुछ क्षेत्र में। शासक कौन रहता है? तो सोमेश्वर तृतीय, जिसे उपाधि रहती चक्रवर्ती, यशोराज प्रथम, यशोराज द्वितीय और धाराल्य देव, ये सब क्या है? इसके शासक हैं। महदा ताम्रपत्र प्राप्त है, इसकी जानकारी मिलती है। कलजुरी शासक जाजली देव प्रथम ने सुवर्ण के भुजबल को पराजित कर इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। तो ये तो हमने कलजुरी शासक के कालक्रम में देखा था, जाजली देव प्रथम के द्वारा सुवर्ण क्षेत्र के भुजबल को हराया जाता है ना। हमने टॉप करके याद किया था, TOBB, एक बंगाल, एक भुजबल, एक आपके ओड़ क्षेत्र, और एक टी से याद नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आ रहा, तो इस प्रकार से हमने याद किया था। ठीक है, तो ये वही है, भुजबल को पराजित कर उस क्षेत्र में कलजुरी शासन का स्थापना करता है। माफ कीजिएगा, गले में थोड़ा परेशानी आ रहा है। अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं। एक बार तेलुगु चोड़ वंश को आप रीड करते चलिएगा, कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ताम्रपत्र को याद रख लीजिएगा, महदा ताम्रपत्र है। ठीक है, अंत क्या है वो भी हमने बता दिया। जाजली प्रथम ने स्वर्णपुर को भुजबल से पराजित कर इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लेता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। ये आपका नागवंश समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।